नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो 5 की बात के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर के साथ। उत्तराखंड में आक्रोशित हुआ किसानों का प्रदर्शन। उधम सिंह नगर में पुलिस किसानों में रस्साकशी। बाजपुर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने पर रोका गया। आक्रोशित किसानों ने पुलिस बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर आक्रोशित हुआ किसानों का प्रदर्शन। पुलिस बैरिकेड पर ये तस्वीरें ट्रैक्टर चढ़ाने की। तो उधम सिंह नगर में पुलिस और किसानों में रस्साकशी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाजपुर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने पर रोका गया। आक्रोशित किसानों ने पुलिस बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाया। ये तस्वीरें उसी दौरान की, उसी वक्त की, जब पुलिस बैरिकेड पर किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी किसानों को रोकने की। ये तस्वीरें उसी वक्त की। उधम सिंह नगर में, बाजपुर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और उसी वक्त प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर बैरिकेड्स पर चढ़ा दिया। तो पुलिस और किसानों के बीच में ये रस्साकशी। प्रदर्शनकारी किसान जो कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसान नहीं रुके और बैरिकेड्स ट्रैक्टर के द्वारा तोड़ दिया गया। यानी कि बैरिकेड्स के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसानों का गुस्सा, किसानों का प्रदर्शन और पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश। जो बैरिकेड्स लगाए गए थे किसानों को रोकने के लिए, उन्हीं के ऊपर किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। एक तरफ जहां आज किसानों की चौपाल बीजेपी की तरफ से लगाई गई, पीएम मोदी ने संवाद किया किसानों से, वर्चुअल तौर पर समझाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां पर किसानों का गुस्सा दिखाई दिया। तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन किसानों का। तो आंदोलन करने से जब पुलिस ने रोका तो आक्रोशित किसानों ने पुलिस बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। दिल्ली से खबर, जहां पर पीएम मोदी की अपील पर किसान कल बैठक करेंगे। कृषि मंत्री की चिट्ठी पर भी किसान फैसला लेंगे। आज नहीं हुई किसानों के नेशनल मोर्चा की कोई बैठक। अभी तक बैठक का समय निर्धारित नहीं किया गया है। तो कृषि मंत्री की चिट्ठी पर किसानों ने अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन फैसला लेंगे। पीएम मोदी की अपील पर किसान कल बैठक करेंगे। कृषि मंत्री की चिट्ठी पर भी किसान फैसला लेंगे। आज नहीं हुई किसानों के नेशनल मोर्चा की कोई भी बैठक। अभी तक बैठक का समय भी निर्धारित नहीं किया गया। हालांकि आपको बता दें कि 6 दौर की वार्ता से ज्यादा बातचीत हो चुकी है किसानों और सरकारों के बीच में। प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं सरकार की तरफ से कई बार, लेकिन किसानों ने वो स्वीकार नहीं किया। अभी 2 दिन पहले की बात है, जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था, किसानों ने हास्यास्पद उसे बताया और साथ ही ये भी कहा कि वो चर्चा करने लायक नहीं है, बात करने लायक वो नहीं था। अगर कोई ठोस प्रस्ताव भेजेगी सरकार तो हम जरूर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। हालांकि किसानों का 2 टूक कहना है कि तीनों ही कानून जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती है, उससे कम पर हम नहीं मानेंगे। अब फिर से एक बार चिट्ठी लिखी गई है किसानों को और कृषि मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है, जिसके बाद किसानों ने कहा है कि वो इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी भी बैठक को लेकर कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है और आज उस चिट्ठी को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत या कोई चर्चा भी नहीं हुई। ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, एक बार फिर से यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को चिट्ठी भेजी है और चर्चा करने की बात कही है, बातचीत करने की बात की है, क्योंकि इससे पहले कई बार सरकार से बातचीत हो चुकी है, किसानों के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और वो प्रस्ताव भी अस्वीकार कर लिए गए किसानों की तरफ से। लेकिन आज खुद पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर से संवाद भी किया किसानों से और खुद कहा है इस चिट्ठी पर बातचीत करने के लिए। तब ऐसे में कौन सा रुख अपना सकते हैं, क्या फैसला लिया जा सकता है किसानों की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से लगातार इस बात की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से कन्विंस किया जाए किसानों को इस चीज के लिए मनाया जाए कि जो है
किसान ये आंदोलन का रास्ता छोड़ दें, विरोध का रास्ता छोड़ दें। लेकिन जो फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल अभी किसानों के रुख में कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग नहीं रहा है कि किसान जो है अभी मानने जा रहे हैं या फिर किसान जो है कन्विंस हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि मंत्री ने भी इस बात को लेकर के आश्वासन दिया है किसानों से कि आप संवाद का रास्ता अपनाइए, आप संवाद कीजिए, आप आकर बातचीत कीजिए और बातचीत के बाद ही जो बीच का रास्ता होगा उसको निकाला जाएगा, उसको किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोशिशें पूरी हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से पुरजोर आश्वासन देने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या कुछ परिवर्तन आता है, खास करके जो किसान नेता हैं वो क्या इसके लिए तैयार होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ब्रजेश, और किसान इस बार सीधा आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी मांग हर बार सिर्फ एक, वो यही उनका दो टूक कहना है कि तीनों ही जो कानून है उन्हें वापस ले सरकार। अब सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। आज व्यापक तौर पर चौपाल भी लगाई गई और केंद्रीय मंत्री जगह जगह जाकर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर किसानों से बात की और ऐसे तमाम किसान जुड़े जगह जगह से जिनको फायदा हुआ। अब ऐसे में क्या किसानों के ऊपर इसका असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये समझना होगा क्या किस बात, क्या वो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें बिल वापस लेना है, वापस करवाना है, या फिर वो ये चाहते हैं कि बिल भले बना रहे लेकिन जो की आपत्तियां उसको सरकार से रिमूव करे। तो ये प्राथमिकता तय करनी होगी। अब यही सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से बीच का रास्ता अपनाया जाता है। अब ये देखना होगा सरकार किसान नेताओं को, किसान संगठनों को क्या ये समझा पाने में कामयाब हो रही है कि आपको जो भी आपत्तियां है उसे हम खत्म करेंगे, उसका दूर करना हमारी जिम्मेदारी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इन चीजों को लेकर के अब सरकार और किसान नेताओं के बीच में संवाद की जरूरत है और संवाद होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश आपका। बलिया से खबर, जहां पर तहसीलदार ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से परेशान होकर ये मोर्चा खोला। तहसीलदार ने बीजेपी विधायक को खुली चुनौती दी। तहसीलदार शिव सागर दुबे ने डीएम को पत्र लिखा, भ्रष्टाचार के आरोप और मेरी संपत्ति की जांच कराई जाए, दोष सिद्ध हो तो अनिवार्य सेवानिवृत्त सरकार दे दे। तहसीलदार ने ये पत्र लिखा है। 31 साल की नौकरी में किसी ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया, मैं अपमानित होकर नौकरी नहीं करना चाहता, तहसीलदार का कहना। देखिए, मामला कुछ भी नहीं है। मैं आज हृदय से अप्रिशिएट करूंगा अपने कप्तान को कि कम से कम पहली बार कोई कप्तान ने हम लोग को पौने 4 साल में बलिया जनपद के बारे में जानकारी करने के लिए संयुक्त रूप से बुला करके एक नई संस्कृति, अच्छी परंपरा को कायम किया है। जी विधायक जी, अभी पंचायती राज चुनाव का शुरुआत आज 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इस पर? अरे, पंचायती राज का शुरुआत हो क्या जाएगा, होना चाहिए। जब समय आ गया है तो होना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसमें अग्रेसिव भूमिका में रहेगी और हम पूरे प्रदेश में एक संदेश नया देंगे। हम आज भी बीजेपी हावी है। पंचायती राज चुनाव से 2022 का चुनाव में कुछ उससे खाका होगा क्या? देखिए, पंचायती चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में हर दल के 2-2, 4-4 प्रत्याशी होते हैं, इसका कोई माने मतलब नहीं है। पंचायती चुनाव और विधानसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव, दोनों जो है अलग चिंतन पर होता है। देखिए, मामला कुछ। तो मनोज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, तहसीलदार शिव सागर ने खुली चुनौती दी है, डीएम को पत्र भी लिखा है और ये बात कही है कि वो अपमानित होकर नौकरी नहीं कर सकते हैं, उनकी जो संपत्ति है उसकी जांच कराई जाए। आखिर पूरा माजरा क्या है, किस वजह से ये पत्र लिखा, खुली चुनौती क्यों बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को? बलिया से बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह और अधिकारियों के बीच में हमेशा कहीं न कहीं तनातनी होती है। अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के हमेशा ये एक्टिव रहा करते हैं और देखा जाए तो ये दूसरे परिदृश्य में सरकारी अधिकारी निरंकुश की तरह से इस समय समाज में दिख रहे हैं। जनता के कार्यों से सरकार कम, लेकिन अपनी हलक दिखाने में ज्यादा है। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की बात मानने से परहेज कर रहे हैं। ये उग्र होकर के और जाकर जिलाधिकारी से शिकायत की कि शिव सागर दुबे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस बात की जानकारी होते ही
शिवसागर दुबे आनंद फार्म ने पत्र लिख करके और अपने पूरी संपत्ति की जांच कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र दे दिया। इतना ही नहीं कि उन्होंने चैलेंज किया कि अगर मेरे पास सही से चलिए मनोज, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तहसीलदार शिव सागर। बहुत स्वागत है आपको न्यूज़ वन इंडिया पर शिव सागर जी। शिव सागर, क्या आप अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहे हैं जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने खुली चुनौती दी है बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को और कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप और मेरी संपत्ति की जांच कराई जाए। आखिर किस बात से, किस वजह से आपने ये पूरी बात कही और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको डीएम को पत्र भी लिखना पड़ा? दरअसल मैंने विधायक जी कोई चैलेंज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने किसी विषय पर मुझसे फोन किया 8:30 बजे कि आप अपने ईमानदारी में एकदम तानाशाह बने बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब ईमानदारी के साथ काम करना होता है तो किसी के सामने वाले की सुनेंगे हम, तो हम न्याय कैसे कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको एक कहीं और तानाशाही लगती है तो उसका तो कोई उत्तर नहीं है और उसमें मैं परिवर्तन भी करने वाला नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी जारी रखते हुए फोन काट दिया। तो उसके लिए ही मैंने जिलाधिकारी को लिखा कि एक लोकप्रिय विधायक हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका लिया गया निष्कर्ष जो है वो जनता का निष्कर्ष मानते हुए मेरी सारी संपत्तियों की जांच करा दिया जाए। ठीक, शिव सागर जी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ विधायक, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं बलिया से। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, नमस्कार जी स्वागत आपका। सुरेंद्र जी, तहसीलदार शिव सागर ने डीएम को पत्र लिखा है और साथ ही आपको खुली चुनौती भी दी है। उनका साफ कहना है कि भ्रष्टाचार का जो आरोप उनके ऊपर लगा है उसको लेकर उनकी जो संपत्ति है उसकी जांच कराई जाए और इस तरह का जो अपमान उनका हुआ है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक तरीके से दुर्व्यवहार है। क्या कहना आपका? ऐसा है पत्रकार महोदया जी, जो अधिकारी अपने ही कार्य को गलत प्रमाणित करके जाकर के पत्थर उखाड़ता है उसको पहले स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। वो 2 महीना पहले वहां पत्थर गड़वाया और पत्थर गड़वा करके वो तहसीलदार महोदय ने ही आदेश करके उसको पत्थर गड़वा करके और वो फाइनल कर दिया। उस पर उन सबका तहसील के संबंधित अधिकारियों का दस्तखत भी है। और फिर जाकर के 1.5 महीने बाद बिना किसी सूचना के, बिना किसी कहने, बिना किसी जो है कोई उसका उत्तर दिए या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मांगे, बिना मांगे और पत्थर को जाकर के स्वयं उखड़वाना, ये स्वेच्छाचारिता है। और ऐसे स्वेच्छाचारी अधिकारी को बैरिया में मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल जो है वो इज्जत नहीं पाएगा। वो उसको बहुत वो तो जाकर के उसको हिम्मत हो तो उसके कर्मचारी अधिकारी जो है जब गलती किए हैं जाकर के वो खुद उखड़वा रहा है, पत्थर गड़वा भी रहा है वही और उखड़वा भी रहा है। तो सुरेंद्र जी, आपसे एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर नैतिकता के आधार पर जाकर इस्तीफा दे। सुरेंद्र जी, शिव सागर जी से अभी बात हो रही थी, अभी आप जानती नहीं है तो सुन लीजिए पहले और सुनिए। अभी 1 महीना पहले जो है एक नारायण यादव जी खेत पैमाइश के लिए एप्लीकेशन दिए, तो जिस खेत के पैमाइश के लिए उन्होंने जगदेवा ढाई के रहने वाले नारायण यादव, आप लोग पत्रकार हो जाकर पता करिए। और जो है वो जहाँ नापी करना है वहां नापी न करके उनके घर की नापी करने के लिए चले गए और दोनों पक्षों में गोली चलने की नौबत आ गई। ईंटा पत्थर चल गया, इनके गाड़ी पर भी ईंटा पत्थर चल गया, इनके शरीर पर भी ईंटा पत्थर चल गया। यदि यही इसी तरह से स्वेच्छाचारी स्वभाव रख करके कोई अधिकारी काम करेगा तो समाज जलने लगेगा, फिर उसको बचाना पाना कठिन होगा। केवल हम बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार का ढोल पीटना ईमानदारी नहीं होता है। अपने स्वेच्छाचारी स्वभाव को न बदल करके समाज को जलाना भी ये एक अत्याचार ही है और भ्रष्टाचार ही है। इसलिए मैं जो है इस तहसीलदार को मैं ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आपने स्वयं अपने काम को किया है और उसी को प्राश्चित कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, तो अपने पहले नैतिकता के आधार पर अपने को प्राश्चित करो और जो है तुमको ये नहीं बनता है तो कम से कम बैरिया छोड़ के चले जाओ, जाकर के यहाँ नौकरी करना करो। लेकिन बैरिया में इस तरह की हरकत करोगे तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है समाज को जलने नहीं दूंगा। मैं समाज को बचाने के लिए अधिकारी लोगों को सबक सिखाता हूँ। सुरेंद्र जी, शिव सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। आपने तमाम आरोप लगाए हैं। शिव सागर जी, आपने पूरी बात तो सुनी होगी सुरेंद्र जी की? जी,
शिवसागर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहे हैं। आपने सारी बात सुनी? क्या कुछ कहा सुरेंद्र जी ने? हाँ हाँ सुना। उनका आरोप है कि आपके अंडर जो कर्मचारी है, जो अधिकारी हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, विधायक जी ये कह रहे हैं ना कि हमने ही जांच करा करके मतलब आदेश देकर के पत्थर गड़वाया, तो क्या कारण है कि हमने उखड़वा दिया? तो उनका कहना गलत नहीं है। हम जब आदेश करते हैं तो कर्मचारी हमारे अपने निर्देशों का पालन यदि कहीं ठीक से नहीं करता, किसी विधि के को ध्यान न देते हुए उसकी अपनी सीमाएं विधि तक नहीं होती हैं और हमें सूचना मिलती है, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। दरअसल वो पक्की पैमाइश की जो चौहद्दी पर पत्थर गड़वाना था, वो कर्मचारियों ने हमारे उसका आंतरिक विभाजन नहीं करते हुए पत्थर गड़वा दिया है जी। जबकि न्यायालय का आदेश होता है, ये पत्थर गद्दी वाली चीज एसडीएम के आदेश से होता है, तो वो खेत के चारों मेड़ों पर पत्थर गाड़ा जाता है, न कि खेत के भीतर के जितने उसके पार्टीशन नहीं किए जाते। तो जब हमको ये सूचना गई कि वो फील्ड बुक के आधार पर नहीं बल्कि बाहर कर दिए हैं, उसमें जो लगाए गए तो बगीचे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये लोग आपस में लड़ जाएंगे, तो उसको मेरे द्वारा सारे पक्षों को सामने करके हटवाना पड़ा। और संभवतः विधायक जी को कोई एक पक्ष गया होगा और आधा अधूरा सूचना भी जिस पर मिला सकती। शिवसागर जी, अभी आपने कहा कि जो विधायक जी हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। जब वो गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक ही हैं, तो फिर परेशानी कहाँ है? अब पता नहीं कैसे कि किसी की सूचना पर अचानक से उत्तेजित हो गए कि हमें भ्रष्ट सब कहने लगे, इस बात का मुझे कष्ट है। अन्यथा उन्होंने मेरे कोई भी विषय को ऐसा नहीं, उनके अपने जो निष्कर्ष हैं, जितनी सूचना क्या था तो निष्कर्ष है वो गलत नहीं है। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर शिवसागर जी और सुरेंद्र जी। बता दें आपको कि हरियाणा में गीता महोत्सव का आज समापन है। अब सीधा रुख करेंगे वही, क्योंकि सीएम मनोहर लाल उस कार्यक्रम में शामिल हैं। हम सबकी प्रेरणा परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। माननीय इंद्रेश जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ वियतनाम, खासतौर पर आज के इस मौके पर हिज एक्सीलेंसी मोइक फाउंग वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय खेल और युवा मामले मंत्री राज्य मंत्री संदीप सिंह जी, नायब सिंह सैनी साहब, माननीय विधायक सुभाष सुधा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर डीएस ढेसी साहब और सभी गणमान्य अतिथियों के यहाँ उपस्थिति को हम नमन करते हैं। और आप जानते हैं कि कोरोना के इस काल में आपदा का समय जरूर है, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री महोदय ने हम सबको प्रेरणा दी कि आपदा को अवसर में बदलना है, और उसी आपदा को अवसर में बदलते हुए इस तरह से ये सारा आयोजन हुआ है कि जन जन की भागीदारी के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक श्रीमद् भगवद गीता का संदेश पहुंचा है। अनुपम संदेश जो जीवन को आलोक से भर देता है, जीवन के संशय और दुविधा को दूर कर देता है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 5वां इस कड़ी में है, उसमें ऐसी तमाम गतिविधियां हुई हैं जो जन भागीदारी के साथ संपन्न हुई और उसकी पराकाष्ठा इस रूप में हो रही है। उन सभी गतिविधियों को संकलित करके कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, ताकि आप सब और यहाँ उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथि और दुनिया भर से जो लोग जुड़े हुए हैं इस समय, वे सब यहाँ इस तमाम गतिविधियों को देख सकें। और इस बीच जो 2.5 लाख दिए जलने हैं दीपोत्सव के लिए, वो भी दिए धीरे धीरे रोशन होते जाएंगे और ये पूरी छटा ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ एक अद्भुत छटा के रूप में हम सबके सामने उभरेगी। तो वो दिए जलाएंगे, लेकिन आइए इस बीच वीडियो भी देखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माननीय राज्यपाल हरियाणा
श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गीता का जो संदेश उस संदेश के ऊपर हमारा जीवन आधारित हो, हम अपने जीवन में वो सारा संदेश लेकर क्या है ताकि उसके साथ चले। इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के स्वरूप को बदला तो जरूर है, पर इसे प्रभावित न कर पाया। ऑनलाइन आयोजनों ने इस समय को कुछ नई तरह की संभावनाओं में बदल दिया है और ये सब संभव हो पाया है स्थानीय व्यक्तियों, संस्थाओं और विभिन्न विभागों की मदद से। यह महोत्सव एक पीपल फेस्टिवल माना है। इस महोत्सव में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड एवं जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र के साथ साथ विशेष रूप से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले से हजारों की संख्या में विद्यार्थी, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा और विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका रही। विशेषकर जनसंचार विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, जिन्होंने इस महोत्सव के सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के कार्य को इस तरह से संभाला कि देश विदेश के लाखों लोग घर बैठे ही इस महोत्सव के कार्यक्रमों से जुड़कर लाभान्वित हो पाए। लाखों लोग आते हैं, हमें देख के खुशी मिलती है, सेवा करके और खुशी मिलती है। इस बार तो सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि आम आदमी को गीता से जोड़ा जा रहा है, आम संस्थाओं को गीता से जोड़ा जा रहा है। लोगों को कुरुक्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ने के लिए 48 कोस कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक यात्रा, सिटीजन कॉर्नर, कुरुक्षेत्र के पौराणिक किस्से कहानियां, गीता में मेरे लिए क्या, गीता जीवन दर्शन नामक विषयों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गई, जिसमें शिक्षकों, पुरातत्वविदों, विद्वानों और स्थानीय प्रस्तोताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय श्री कृष्ण। 48 कोस कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक यात्रा। हमारी ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक यात्रा लगातार जारी है। इस यात्रा में हर रोज एक नए तीर्थ पर हम होते हैं और वहां के दर्शन आपको कराते हैं, वहां के आख्यान आपको सुनाते हैं और वहां से मिलने वाले पुण्य का आपको भी अपने साथ भागी बनाते हैं। इस बार एलईडी वैन के माध्यम से 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के गांव-गांव में महोत्सव की जानकारी दी गई और कुरुक्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लोगों को रूबरू कराया गया। महोत्सव का ऑनलाइन प्रसारण जिला सचिवालय, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी हुआ और ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न जिला सुधार गृहों में भी दिखाए गए। एक नई पहल के रूप में इस बार कुरुक्षेत्र की 5 विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से श्रीमद् भगवत गीता का संदेश एवं गीता आरती का सजीव प्रसारण नगर के 5 प्रमुख चौकों पर निरंतर किया जाता रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता एवं महाभारत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु इस बार विद्यार्थियों एवं जन सामान्य के लिए अनेकों ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और इनसे बड़ी संख्या में लोगों ने सक्रिय सहभागिता के जरिए ज्ञान प्राप्त किया। जन जन को इस महोत्सव से जोड़ने के प्रयास के निमित्त इस बार 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के सभी तीर्थों पर गीता जयंती के पावन अवसर पर जन सहभागिता से दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर अयोध्या से विशेष रूप से आई टीम